हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडे एकेडमी। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है 11th एंट्रेंस आर्ट्स एंड कॉमर्स को लेकर, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की फुल कवरेज आप लोगों को दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारी टीम है, ये हमारे मेंटोर्स हैं जो आपके लिए रोजाना कोई ना कोई एक लेक्चर लेकर आते हैं किसी न किसी ऐसे टॉपिक का जिससे प्रीवियस 10 इयर्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जय सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं आपको सिविक्स और हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, हया मैम इंग्लिश, सबूर सर इकोनॉमिक्स और उस्मान सर पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी। एज फॉर एज दिस सीरीज इज कंसर्न, उसमें आप लोगों को बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। जैसा कि आपने कल जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेक्चर देखा होगा। आज मैं आपको नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, जो 10th क्लास की हिस्ट्री का टॉपिक है वो मैं आपको कवर कराऊंगा। उसके बाद कल आपको इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री जैसर लेकर आएंगे। तो चलिए आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे, चैप्टर के बारे में, कि व्हाट दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी। ये चैप्टर किस किस चीजों को डील करेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम उन चीजों को देखेंगे कि किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग्स डेवलप होती है, किस तरीके से हमारी जो इंडिया है वहां पर लोगों में वननेस की फीलिंग डेवलप होती है, एक होने की फीलिंग डेवलप होती है, किस तरीके से हमारे जो नेशनल हीरोज हैं वो जो है वो अपनी फाइट को ब्रिटिश के अगेंस्ट तेज करते हैं, और कौन कौन से मेन इवेंट्स इस दौरान हुए हैं उनको हम लोग लुक आफ्टर करेंगे। मेन इवेंट्स में आप लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट देखेंगे इंडिया में, रॉलेट एक्ट, जलियनवाला बाग, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और सबसे बड़ा इवेंट जो पूरी इंडियन हिस्ट्री में है, दैट इज द रिटर्न ऑफ गांधी जी टू इंडिया, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंपैक्ट क्या रहा वर्ल्ड वॉर 1 का, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, एज वेल एज गांधी जी का रिटर्न देखेंगे, एंड व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जो गांधी जी का सत्याग्रह था उसका आइडिया क्या था, बेसिकली व्हाट वाज सत्याग्रह, कैसे सत्याग्रह करते हैं, सत्याग्रह होता क्या है, वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। लेटर ऑन रॉलेट एक्ट, जलियनवाला बाग, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, कि किस तरीके से रॉलेट एक्ट पास किया गया, रॉलेट एक्ट था क्या, और उसकी वजह से कैसे जो है वो जलियनवाला बाग जो है इंसिडेंट हो जाता है, जलियनवाला बाग मैसेकर हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से ऐसे इश्यूज थे जो हम लोगों ने जलियनवाला बाग इंसिडेंट होने के बाद उठाए। फॉर एग्जाम्पल वन वॉज खिलाफत इशू, व्हाट वॉज खिलाफत इशू ये भी हम लोग जानेंगे, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन जैसा कि आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हम लोग, जैसा मैंने आपको अभी बताया, क्या वेरियस फेजेस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, कि कौन कौन से फेजेस इंडियन इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट चले हैं उसके रहे हैं, वो हमें देखना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस कौन कौन से की इवेंट्स, लीडर्स एंड कलेक्टिव स्पिरिट जो इंडिया को क्या करती है, फ्रीडम की तरफ ले जाती है बहुत तेजी से। ठीक है ना, कौन कौन सी सैक्रिफाइसेस, किस किस ने सैक्रिफाइस किया अपना, ठीक है, किस किस ने अपना बलिदान दे दिया, किस किस को अपने जो है प्राण जो है वो देश के लिए दे दिए। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स जो इस पीरियड ऑफ टाइम में हुए। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हाट वाज हैपनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कैसे, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, 1914 से लेके 1918 कह लो। ठीक है, 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा चलता है। उसके बाद बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, एक तरफ एक्सेस पावर है, एक तरफ एलीट पावर्स है ना। एलीट पावर्स मतलब जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, ये एक तरफ है, और एक तरफ है जर्मनी, इटली, ये लोग। ठीक है, जो
दूसरी कंट्रीज थी ऑस्ट्रिया वगैरह, ये सब, इन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जर्मनी और इटली और ये सब जब लड़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब ये सब लोग लड़ेंगे तो किस चीज पे चीजें बढ़ने वाली है, आप लोग अपने जो हथियार हैं, बेसिकली जो वेपन्स हैं, ठीक है, बॉम्ब्स हुए और गन्स हुई, ठीक है, कैनन्स हुई, इन सब चीजों को क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर में बनाने की कोशिश करोगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास होंगी, तब हम लोग क्या करेंगे, उन पे कमांड कर पाएंगे जो दूसरे लोग हैं, ठीक है। इस वजह से जब ये चीजें ज्यादा बनानी पड़ेंगी हमें, तो दैट मींस हम अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। कैसा एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाले हैं, जो डिफेंस पे खर्चा हमारा होने वाला है, ठीक है। वहां पे जो बेसिक नेसेसिटीज थी, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुई, फूड इंडस्ट्री हुई, उसमें खर्चा ना करके जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज शिफ्ट हुई वो हुई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे। उन्होंने अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो बढ़ा दिया और उन्होंने वॉर लोन्स लिए, ठीक है, पैसा नहीं था तो लोन लिए, अमेरिका से लोन लेके उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को फंडिंग की, जिसकी वजह से वो क्या कर सके, वॉर के लिए यूज होने वाली चीजों को बना सके। इसकी वजह से क्या होता है, जब उन्होंने लोन लिए तो टैक्सेस जो है वो इंक्रीज हो गए, टैक्सेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब उनको ये किसी ना किसी तरीके से मैनेज करना था, ठीक है। टैक्सेस इंक्रीज हुए, ठीक है, हाईयर टैक्सेस होने लगे। उन्होंने इंडिया वालों पे दो तरीके के टैक्सेस लगा दिए, अपनी कॉलोनीज पे दो तरीके के टैक्सेस लगा दिए। वन वाज इनकम टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया, और जो अदर टैक्सेस थे, जैसे वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, लगान कलेक्ट किया करते थे, वो भी बढ़ा दिया। क्रॉप प्रोडक्शन पे जो टैक्स लेते थे वो बढ़ा दिया, प्लस एक नया टैक्स लेकर आए जिसको उन्होंने बोला इनकम टैक्स, ठीक है, ताकि उनके जो वॉर लोन्स है, ठीक है, जो वॉर में लोन्स उन्होंने लिए हैं, उसकी वजह से क्या कर सके, वो लोग इन टैक्सेस से पैसा कलेक्ट करके उन लोन्स को फंडिंग कर सके। दूसरी चीज क्या हुई, जब जाहिर सी बात है एकदम से टैक्सेस बढ़ेंगे, व्हेन टैक्सेस आर गोइंग टू इंक्रीज, तो आपकी जो इनकम है, ठीक है ना, वो क्या होने वाली है, रिड्यूस होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ी एकदम से, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप देखोगे वो क्या होने लगी, महंगी होने लगी, क्योंकि जो चीजें प्रोडक्शन में होनी चाहिए थी, अगर उनकी सप्लाई रहती, कांस्टेंट सप्लाई रहती, वो चीजें महंगी नहीं होती, बट सप्लाई इंपैक्ट हुई। क्यों? क्योंकि जो चीजें बन रही थी उनको धकेल दिया गया किसमें, डिफेंस में, कि आप तोपे बनाओ, आप गन्स बनाओ, तो वो चीजें जो है वो सप्लाई कम हो गई, इस वजह से महंगाई बढ़ने लगी, ठीक है, प्राइसेस जो है वो बढ़ने लगे। और यहां तक कि ये हुआ कि 1913 1918 के बीच में प्राइसेस जो थे वो डबल हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैगी का पैकेट अगर 12 रुपए का मिलता था 1913 में, तो वो जो है एग्जाम्पल है, अब ये मत बोलने लगना कि मैगी जो है 1913 में ही मिलती थी, ठीक है। 1913 में अगर कोई मैगी का पैकेट जो है 12 रुपए का मिलता था, तो 1918 आते आते 17-18 आते आते वो ही सेम जो है वो 24 रुपए में मिलने लगा। अब एक एवरेज पर्सन के लिए वो चीज अफोर्ड करना क्या हो गई, मुश्किल हो गई। दैट वाज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर एन एवरेज पर्सन। इसके साथ ब्रिटेन ने एक और गंदी हरकत करी, वो ये थी कि उन्हें ये लगता था कि अगर हम इंडिया को कॉलोनी बनाए हुए, अगर हम इंडिया पे क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, तो इंडिया वाले बिल्कुल हमारे गुलामों की तरह हमसे क्या करेंगे, बिल्कुल गुलामों की तरह हमारे रहेंगे। और उन्होंने बिना पूछे क्या करा, कंट्री साइड से, मतलब हर जगह से, छोटे छोटे एरिया से लोगों को जबरदस्ती अपनी फौज में शामिल कर लिया, और उनसे ये कहा गया कि आप आइए और ब्रिटेन के साथ लड़ाई लड़िए, मतलब ब्रिटेन का साथ दीजिए लड़ाई में, ठीक है। अगर ब्रिटेन की लड़ाई जर्मनी से हो रही है तब भी उसमें इंडिया वाले लड़ रहे हैं, जबकि इंडिया वालों का कोई लेना देना नहीं है जर्मनी वालों से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कि वो ब्रिटेन के गुलाम है, ब्रिटेन उन पे राज कर रहा है, इसलिए जबरदस्ती उन लोगों को खींच लिया गया, ठीक है। बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो क्या कर लिए गए, कंट्री साइड, मतलब जगह जगह से ले लिए गए, जिसकी वजह से क्या होने लगा, बहुत ज्यादा इंडिया में गुस्सा फैल गया, ठीक है, वाइड स्प्रेड एंगर होने लगा, ठीक है। तो दिस वाज द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यही इंपैक्ट पड़ता है कि वॉर लोन्स जो है वो टैक्सेस बढ़वा देते हैं, इंडिया वालों पे टैक्सेस लग जाते हैं, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है, इसके साथ साथ फोर्स रिक्रूटमेंट्स होने लगती है। यहाँ पे चीजें खत्म नहीं होती है, इंडिया की और भी ज्यादा बुरी हालत अभी होने वाली थी।
बुरी हालत इसलिए होने वाली थी क्योंकि वी हैव ऑलवेज बीन ए एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। हम हमेशा जो है वो क्या है, एक कृषि प्रधान देश रहे हैं, एक ऐसा देश रहे हैं जो ज्यादातर जो है डिपेंडेंट है अपने एग्रीकल्चर पे। अब एग्रीकल्चर कहां से हो, उससे जब फेमीन आ गया, फेमीन बोलते हैं एक तरीके से, आप यू कैन से दैट अकाल पड़ गया, ठीक है ना, ड्रॉट हो गया, ठीक है। फेमीन की वजह से बहुत ज्यादा लोगों को परेशानियां होने लगी, ठीक है, भूखमरी बढ़ गई है ना, पॉवर्टी बढ़ गई, लोगों के पास खाने की चीजें नहीं है, ठीक है ना। इसके साथ साथ दिस थिंग अकम्पनीड बाय एपिडेमिक, और वो था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, महामारी फैल गई, ठीक है, जैसे जस्ट लाइक कोविड, ठीक है, आप उसको एनालॉजी दे सकते हैं, जैसे कोविड फैला था ऐसी एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया। बीमारियां बहुत जबरदस्त, बीमारी बहुत जबरदस्त लेवल पर फैल गई, बहुत बड़े लेवल पर फैल गई। इसके साथ साथ भूखमरी फैल गई, ठीक है ना, भूखमरी फैल रही है, बीमारी फैल रही है, इंडिया वालों का क्या होने वाला है, और भी जबरदस्त तरीके से लॉस होने वाला है। प्लस आपको पता ही है पहले से महंगाई भी बढ़ रही है। तो ये जो चीजें थी, सब चीजों ने कल्मिनेशन किया, इकट्ठा होकर इंडिया वालों को परेशानी में डाल दिया, है ना। तो जब सारी चीजें ऐसी हो रही होती है तो कहीं ना कहीं इंसान क्या करता है, उनसे लड़ने की तैयारी करता है, उनसे लड़ने की कोशिश करता है कि हम जो है इन पावर से लड़ेंगे जो हमारे ऊपर ये सारी चीजें जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, थोप रहे हैं, जबरदस्ती हमारे ऊपर ये चीजें क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, ये सारी चीजें चल रही होती है, हल्के हल्के कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने प्रोग्राम्स को लेके आगे चल रही होती है, बट उनको कोई बहुत ज्यादा मेजर ब्रेक थ्रू मिल नहीं पा रहा होता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा कोई चीजें ऐसी नहीं करवा पा रहे होते हैं ब्रिटिशर्स से जो इंडिया वालों के फेवर में जाए, जो इंडिया वालों के फेवर में हो, जबकि सारी चीजें अपोजिट हो रही थी, है ना। कुछ ब्रिटिशर्स कहते कुछ थे और करते कुछ थे, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ठीक है, कहा कुछ करा कुछ, कहा कुछ करा कुछ। तो ये सारी चीजें होती गई। उस टाइम पर महात्मा गांधी जो है, ठीक है, नेशनल, हमारे जो सबसे बड़े नेशनल हीरो हैं महात्मा गांधी, वो रिटर्न करते हैं कहां से, ही रिटर्न्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कब, 9th of Jan 1915, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके आ रहे होते हैं, कुछ अपनी टेक्निक्स को यूज करके आ रहे होते हैं कि मैं नॉन वायलेंट रह के जो है वो किस तरीके से इन ब्रिटिश को झुका सकता हूं, किस तरीके से मैं सच बोल के चीजों को रिफ्लेक्ट कर सकता हूं, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को उजागर कर सकता हूं जो क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेट कर रही है। तो वो अपनी कुछ ऐसी चीजों को क्या कर आ रहे थे, प्रैक्टिस करके आ रहे थे, जो कि एक तरीके से नई बिल्कुल थी, जिससे मास एजिटेशन हो सकता था, ठीक है। मास एजिटेशन मतलब जिससे लोगों में एक साथ इकट्ठा होके एक साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ क्या कर सकते थे, आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते थे, यू कैन रेज योर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो ये पॉलिसीज गांधी जी की थी। रिमेंबर द डेट, 9th Jan 1915। मोहनदास करमचंद गांधी was the full name of Mahatma Gandhi, और he was born on 12th of October 1869 at a place called Porbandar in Gujarat. At a place called Porbandar in Gujarat. Okay, his full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was assassinated on 30th Jan 1948 by one of the very you can say notorious man, ठीक है ना। उनको गोली मार दी गई, ठीक है, उनको गोली मार दी गई और उनकी डेथ हो जाती है 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। किस आदमी ने गोली मारी, ये आप YouTube वीडियो के कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू नो कि आपको पता है या नहीं पता है कि किसने गांधी जी को गोली मारी थी, ठीक है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, गांधी जी की कौन सी पॉलिसीज ऐसी थी जो वो कहां पर, साउथ अफ्रीका में
अपनाकर आ रहे थे। बेसिकली गांधी जी ने ए क्लास बोगी का टिकट खरीदा, ठीक है, किसका? ए क्लास बोगी जो होती है, डब्बा जो होता है, कंपार्टमेंट, उसका ट्रेन का टिकट खरीदा और वो उसमें बैठे हुए थे। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उनको एक स्टेशन पे लात मार के उतार दिया ट्रेन से। वहां उन्होंने देखा दैट दीज पीपल, ब्रिटेन के जो पीपल है, व्हाइट पीपल, वो क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं अगेंस्ट द ब्लैक्स और यू कैन से अगेंस्ट द एशियंस, ठीक है। इसीलिए महात्मा गांधी जो है वो उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू कर दी। और वो क्या करते हैं, उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट जब लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं तो एक जगह है, गांधी जी जो है वो न्यू कैसल से लेके ट्रांसवाल तक मार्च निकालते हैं, ठीक है। वहां पर क्या होता है, मार्च निकालने वालों को स्टॉप किया जाता है और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ गांधी जी जो है वो सत्याग्रह करते हैं और जितने भी रेसिस्ट लॉज है, ठीक है, रेसिस्ट लॉज जो नॉन व्हाइट्स को क्या कर रहे होते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं, लोग उनके अगेंस्ट गांधी जी को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि गांधी जी को ये पावर मिलती है, ये पावर मिलती है कि मैं जो हूं बिना हथियार उठाए, बिना लाठी उठाए, बिना बंदूक उठाए अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सकता हूं और लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैं किसी भी शासन के अगेंस्ट, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट, किसी भी पावर के अगेंस्ट, चाहे वो कितनी भी माइट हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी हो, मैं क्या कर सकता हूं, उनको हिला सकता हूं। आई कैन शेक एनी ऑफ द पावर, कितनी भी बड़ी पावर हो कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। उनकी जो पॉलिसी थी दैट वाज द पॉलिसी ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्याग्रह का मतलब है कि आपको क्या करना है, ट्रुथ के जो पाथ है उस पे चलना है। यू हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ, ठीक है, पाथ ऑफ ट्रूथ। और इसके लिए चाहे आपको क्या करना पड़े, आपको सच के लिए निकलना पड़े, सच को ढूंढना पड़े, ठीक है, लेकिन चलना सच्चाई के रास्ते पे ही है। तब आपको पता चलेगा कि सच्चाई के रास्ते पे चलने पे आपको क्या क्या कामयाबी मिल सकती है, हाउ मच सक्सेसफुल यू कैन बी आफ्टर अडॉप्टिंग द पाथ ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। दिस वाज अ, यू कैन से दिस वाज द वेपन ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, सत्याग्रह वाज द वेपन ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। उनका ये मानना था कि अगर इफ देयर इज ट्रुथ, ठीक है, इफ योर डिमांड्स आर ट्रू, ये नहीं कि आप झूठ के अगेंस्ट, आपकी डिमांड जो है वो झूठी है और आप जो है वो स्ट्रगल करने निकल पड़े, नो। अगर आपकी मांगे सच्ची है बिल्कुल, ठीक है, आप सच्चाई के साथ खड़े हो, तभी क्या करोगे आप, देन यू आर गोइंग टू स्ट्रगल, ठीक है, विद द पॉलिसी ऑफ सत्याग्रह। और किसके अगेंस्ट स्ट्रगल करोगे? यू आर गोइंग टू स्ट्रगल अगेंस्ट द इनजस्टिस दैट हैज बीन कॉज्ड यू। जो भी आपके साथ नाइंसाफी हुई है उसके अगेंस्ट आप क्या करोगे, सत्याग्रह करोगे, ठीक है। और उनका ये मानना था जब आप सच्चे हो, सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, आपको अगर इंसाफ नहीं मिला है उसके अगेंस्ट लड़ रहे हो, तो उसके लिए कोई भी लाठी डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए, सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी लाठी डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, सिर्फ आपको सत्याग्रह करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ही सेड कि सत्याग्रह जो है वो कोई भी बैटल को जीत सकता है, ही कैन विन एनी बैटल, ठीक है। उसे एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, उसे वायलेंट होने की जरूरत नहीं है, एकदम से ये नहीं कि अपनी जो आवाज है वो लाउड कर लो, है ना, और एकदम से लड़ाई पे आ जाओ कि भाई मैंने जो है वो लाठी उठा ली, डंडे उठा लिए, नो। सत्याग्रही को क्या है, एग्रेसिव बिल्कुल नहीं हो, ठीक है ना। एग्रेसिव बिना हुए भी कोई भी सत्याग्रही क्या कर सकता है, कोई भी बैटल को जीत सकता है। कैसे? नॉन वायलेंस से और अपने कंसाइंस को, ऑपरेसर जो आपको क्या कर रहा है, जो आपको बिल्कुल तरीके से दबाए हुए हैं, ठीक है ना, जो बिल्कुल तरीके से आपको परेशान किए हुए हैं, उसकी जो अंतरात्मा है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, झकझोर दोगे, उसको क्या करोगे, अंतरात्मा पे सोचने को मजबूर कर दोगे उसको कि हाँ यार मैं इस पे इतना जुल्म क्यों कर रहा हूं। जब वो इंसान को आप मजबूर कर दोगे तब वो इंसान खुद ब खुद आप पे जुल्म करना छोड़ देगा, ठीक है ना, तभी वो इंसान आप पे जुल्म करना छोड़ देगा। दिस इज हाउ सत्याग्रही जो है वो अपने बैटल को जीत सकता है, ठीक है। अब क्या है, देखो, ऑपरेसर्स और जो आम आदमी है
उनको मिला के ऑपरेसर्स और पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स क्या करना है, ट्रुथ दिखाना है आपको, ठीक है। आपको ये नहीं दिखाना है कि क्या कहते हैं कि मेरे पास इतनी पावर है या मेरे पास जो है वो बहुत ज्यादा फोर्स है, ये नहीं दिखाना है। बस आपको लोगों को और उस जुल्म करने वाले को ये दिखाना है कि सच्चाई ये है और तुम जो हो वो सच्चाई पे नहीं हो, सच्चाई के खिलाफ खड़े हो, सच्चाई के अगेंस्ट काम कर रहे हो। जैसे ही आपको क्या करना है उसको ये दिखा देना है तो वो आदमी खुद ब खुद क्या कर लेगा, ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैं जो हूं कहीं ना कोई जुल्म कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो चीज आप विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस करोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से सत्याग्रही क्या करते हैं, सत्याग्रही अपनी लड़ाइयों को जीतते हैं कि कोई भी बैटल जो है वो किसी वेपन से नहीं जीता जाएगा, बैटल जीता जाएगा ट्रुथ से, नॉन वायलेंस से, ठीक है। और यही जो ताकत है, यही जो वेपन्स है गांधी जी के, उन वेपन्स को लेके गांधी जी जो है वो 3 सत्याग्रह करते हैं, ठीक है। गांधी जी जो है वो चंपारण जाते हैं। चंपारण इट इज ए प्लेस इन बिहार, खेड़ा इट इज ए प्लेस इन गुजरात, अहमदाबाद इट इज ऑल्सो इन गुजरात। यहां 3 जगह जाके गांधी जी अपनी इस वायलेंस को, इस नॉन वायलेंस की पॉलिसी को, सॉरी नॉट वायलेंस, अपनी इस नॉन वायलेंस की पॉलिसी को, अपनी इस ट्रुथ की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके लोगों को ये दिखाते हैं कि कैसे मैं जीत के दिखाऊं। चंपारण में बेसिकली क्या हो रहा होता है, चंपारण में जो ब्रिटेन वाले होते हैं वो जबरदस्ती क्या कर रहे होते हैं, इंडिगो उगवा रहे होते हैं, ठीक है। इंडिगो मतलब नील, एक तरीके की खेती होती है जिससे पैसा मिलता है। और वो क्या करते हैं कि लोगों से, किसानों से, ठीक है ना, ये कहते हैं कि तुम्हें यहीं रहना है जमीनों पे हमारी, और अपनी जमीनों पे क्या करना है, ठीक है, जमीनों पे रहकर इंडिगो उगाना है। ना ही तुम चावल उगाओगे अपने खाने के लिए, ना ही गेहूं उगाओगे अपने खाने के लिए, ना ही दालें उगाओगे अपने खाने के लिए, बल्कि जिस चीज से हमें पैसा मिलेगा, जो चीज यहाँ पे उगेगी और उस चीज को बेच के हम पैसा कमाएंगे, वो चीज तुम उगाओ। प्लस आप यहाँ से जा नहीं सकते, ठीक है, ये नहीं जमीन छोड़ के आप चले जाओगे, जब तक ये पूरी खेती नहीं हो जाएगी तब तक आप इसको छोड़ के नहीं जाओगे। ये जबरदस्ती की चीज चल रही थी। गांधी जी को एक आदमी है राजकुमार शुक्ला नाम के, वो मिलते हैं और वो गांधी जी से आग्रह करते हैं, गांधी जी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज लुक इनटू द प्लाइट ऑफ फार्मर्स ऑफ बिहार, चंपारण स्पेशली, कि जो चंपारण के जो किसान हैं उनकी एक बार जो हालत है वो आप जाकर देखिए। गांधी जी उनके इनविटेशन पे चंपारण जाते हैं। जैसे गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, ब्रिटिश सरकार उनसे कहती है कि आप चंपारण से लौट जाइए। गांधी जी उनको मना कर देते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न बैक, इंस्टेड यू हैव टू गिव द राइट्स ऑफ द फार्मर्स ऑफ चंपारण। मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम जो ये जबरदस्ती से इनसे खेती करवा रहे हो इंडिगो की, तुम्हें इनके जो हक है वो वापस करने होंगे, ठीक है। तो गांधी जी जो है वो ब्रिटेन को इस चीज पे क्या कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं कि ब्रिटेन सरकार को ये इंडिगो की जो प्लांटेशन होती है उसे वापस लेनी पड़ती है। जबरदस्ती की जो प्लांटेशन वो करा रहे होते हैं उस पॉलिसी को उन्हें वापस करना पड़ता है, ठीक है। प्लस जब यहाँ के किसान टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनकी जमीन हड़प ली जाती थी, जमीन कब्जा ली जाती थी। गांधी जी कहते हैं कि जितनी भी आपने इनकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया है, जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी को आपने क्या किया है, कब्जाया है, वो आपको प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी। एज ए रिजल्ट ऑफ विच अंग्रेज मजबूर हो जाते हैं और गांधी जी की डिमांड्स अंग्रेजों को माननी पड़ती है। तो गांधी जी की ये बहुत बड़ी विक्ट्री होती है। उन्होंने जो चीजें अफ्रीका में इस्तेमाल की थी, साउथ अफ्रीका में, वो चीज आके इंडिया में इस्तेमाल की, ठीक है। और इंडिया वालों को ये दिखा दिया कि मैं जो हूं सारी लड़ाइयां नॉन वायलेंस से, ट्रुथ से लड़ूंगा, और मैंने यहां पे अगर जो जीत पाई है मैं उसी चीज को आगे कंटिन्यू करूंगा। आगे उनको एक जगह अहमदाबाद में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो जाते हैं अहमदाबाद 1918 में, ठीक है। फरवरी 1918 में वो अहमदाबाद जाते हैं। ये आप 18 कर लिएगा, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, खेड़ा में भी 18 में ही। व्हाट हैपेंस इज कि वो
अहमदाबाद जाता है। बेसिकली वहां पे क्या हुआ होता है, कॉटन मिल वर्कर्स होते हैं कुछ, ठीक है, इसके जो ओनर्स रहते हैं, मिल्स के ओनर्स रहते हैं, वो इन वर्कर्स का बोनस नहीं दे रहे होते, प्लाग बोनस नहीं दे रहे होते, ठीक है, दे आर नॉट गिविंग द बोनस, ठीक है, ना ही वर्कर्स को बोनस दे रहे होते हैं और ना ही इनके वेजेस सैलरीज, ठीक है, वेजेस भी वही बात है, सैलरीज भी वही बात है, ना ही वेजेस और सैलरीज बढ़ा रहे होते हैं। वर्कर्स कह रहे होते हैं कि हमारी 50% सैलरी बढ़ा दो, और जो उनकी कॉटन मिल ओनर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं नहीं, सैलरी तो 20% बढ़ेगी। तो टसल हो जाती है ना, लड़ाई होना शुरू हो जाती है, वर्कर्स काम नहीं करते, हड़ताल पे चले जाते हैं। फिर गांधी जी को बुलाया जाता है कि आइए आप इसका क्या दीजिए, सॉल्यूशन दीजिए। गांधी जी के दोस्त ही होते हैं जो कॉटन मिल ओनर है, ठीक है, बट उन्होंने अपने दोस्त का साथ नहीं दिया, उन्होंने कहा कि हक पर कौन है, ठीक है, हु आर ऑन द राइट साइड, ठीक है, उन्होंने कहा जो सच है वो ये है कि इन वर्कर्स के साथ क्या हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, एंड ही स्टूड विद द वर्कर्स। उन्होंने दोस्त को नहीं दिया साथ, उन्होंने वर्कर्स का साथ दिया, और उन्होंने ये कहा इन वर्कर्स का जो है वो वेज इंक्रीज किया जाए, ठीक है ना, वेजेस को इंक्रीज किया जाए। कॉटन मिल ओनर्स नहीं माने इस बात को, तो गांधी जी वहां पर बैठ गए आमरण अनशन पर। किस पे? वो बैठ गए फास्ट अनटू डेथ, कि या तो मेरी मांगे मांगी नहीं जाएंगी, या मेरी मृत्यु हो जाएगी, या मेरी डेथ हो जाएगी, ठीक है, मैं यहां से पीछे नहीं हटूंगा। अरे भाई इनकी सैलरीज इतनी कम हो गई है, इनको बोनस तुमने नहीं दिया, इनकी इंक्रीमेंट नहीं करी, इतनी सैलरीज कम हो गई है कि वो जो है अपनी एसेंशियल कमोडिटीज को भी क्या नहीं कर पा रहे हैं, बाय नहीं कर पा रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं। गांधी जी ने इनका साथ दिया और वो फास्ट टू डेथ पे बैठ गए, और ये जो मिल ओनर्स थे इनको मजबूर कर दिया इनकी बातें मानने, वर्कर्स की बातें मानने पे, ठीक है। एक सॉल्यूशन ये निकलता है लास्ट में इसका कि 35% वेज इंक्रीज हुए, 35% वेजेस का इंक्रीमेंट होता है। अगेन गांधी जी ने दिखा दिया कि मेरे जो नॉन वायलेंस की पॉलिसी है, मेरी जो फास्ट की पॉलिसी है, ठीक है, फास्ट अनटू डेथ मतलब उपवास करने की पॉलिसी है, उसका कोई तोड़ नहीं है, मैं उस पर किसी को भी क्या कर सकता हूं, अपनी शर्तों पे मनवा सकता हूं, ठीक है। सेम थिंग जो है वो खेड़ा में होती है, खेड़ा इज ए प्लेस अगेन इन गुजरात, ठीक है। यहां पे क्या हुआ था देखो, यहाँ के जो किसान थे, पीजेंट्स मतलब किसान, ठीक है, उनको जो है वो क्रॉप जो है उनकी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है, एज वेल एज प्लेग एपिडेमिक आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, प्लेग एपिडेमिक आ जाता है, एक महामारी आ जाती है प्लेग नाम की, उसकी वजह से वो लोग क्या नहीं दे पाते हैं, टैक्स नहीं दे पाते हैं, ठीक है, जो उनपे टैक्स लगता है वो टैक्स नहीं दे पाते हैं ब्रिटिश सरकार को, तो ब्रिटिश सरकार वाले उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर लेते हैं, प्रॉपर्टी को कब्जा लेते हैं, ठीक है ना। तो गांधी जी जो है वो क्या करते हैं, गांधी जी ये कहते हैं कि नहीं, ब्रिटेन की जो सरकार है उसे टैक्स माफ करना पड़ेगा, इस साल का भी टैक्स माफ करना पड़ेगा और अगली साल का भी टैक्स माफ करना पड़ेगा, और वो अपनी शर्तों पे फिर से ब्रिटेन सरकार को झुका लेते हैं। ब्रिटेन सरकार को उस साल का भी टैक्स माफ करना पड़ता है, इसके साथ साथ अगली साल का भी टैक्स माफ करना पड़ता है, और जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी इनकी कन्फिस्केट की होती है, जिसकी वजह से कन्फिस्केट की होती है, रेवेन्यू ना देने की वजह से, लगान ना देने की वजह से, वो प्रॉपर्टी भी गांधी जी उन किसानों की वापस करवा के आते हैं। तो आपने ये देखा उन्होंने अलग अलग जगहों पे गए, अलग अलग लोगों की डिमांड्स उठाई, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की डिमांड्स, बट सिर्फ दो चीज है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, दोनों चीजों से अलग अलग डिमांड्स पे लोगों को क्या किया, उन्होंने जीत दिलाई, ठीक है ना। तो छोटा सा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एंड द क्वेश्चन सेज इन विच ईयर द इंडिगो सत्याग्रह, ठीक है, बेसिकली इंडिगो कहां उगाया जा रहा था, इंडिगो वाज बीइंग ग्रोन इन बिहार, चंपारण, ठीक है, चंपारण इज ए प्लेस इन बिहार, ठीक है ना। तो आपको पता ही है 1917 इज द राइट आंसर, ठीक है। और जिन लोगों ने YouTube पे कमेंट किया होगा वो तो किया ही होगा, ठीक है, और मैं इसका आंसर बता देता हूं, जिन्होंने गांधी जी को जो गोली मारी थी उनका नाम था नाथूराम गॉडसे, ठीक है। आई होप जिन लोगों ने YouTube पे कमेंट किया हो वो कमेंट सही किया हो, ठीक है।
क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि गांधी जी को गोली किसने मारी थी, इसीलिए मैंने वो चीज आपके लिए ओपन करी थी। ओके, गोली से याद आया, ये जो इवेंट है और यू कैन से ये जो एक इंडियन हिस्ट्री का एक काला दाग है हमारे ऊपर, ब्रिटिश ने जो हम पे राज किया है उसका एक काला दाग है, दैट इज जलियनवाला बाग इंसिडेंट। ठीक है ना, जलियनवाला बाग में जिस तरीके से लोगों को मारा गया, जबरदस्ती मारा गया, ठीक है ना, और क्या किया गया, उनपे निहत्थे लोगों पे जिनके हाथ में कुछ नहीं था उन पे गोलियां चलाई गई। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा काला दाग हमारे ऊपर है। ठीक है, कि किस तरीके से ब्रिटेन ने हम पे रूल किया है बुरी तरीके से। नाउ इसके पीछे का मैं आपको थोड़ा सा इंसिडेंट बताता हूं। बेसिकली हुआ क्या कि लोगों पे बहुत ज्यादा क्या चल रही थी, हार्डशिप चल रही थी, कठिनाइयां चल रही थी, पैसे थे नहीं उनके पास, और आपको पता ही है महामारी फैल चुकी थी, अलग अलग तरीके की महामारियां फैल रही हैं, पहले से जो महंगाई है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, डबल हो गई है कि लोग बेसिक चीजें भी नहीं खरीद पा रहे हैं। ठीक है, इन सब के बावजूद लोग जब सड़कों पे उतरते हैं तो पुलिस उनको मारना शुरू कर देती है। अब होता यह है कि पुलिस उन प्रदर्शनकारियों को, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए, उन प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट लाती है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। क्या नाम है? रॉलेट एक्ट। ये पास होता है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यू कैन से कि ये वैसी ही बॉडी है जैसे आज के दौर में हमारा पार्लियामेंट, वहां से पास होता है ये लॉ। जबकि ऑपोजिशन जो है वो जबरदस्त तरीके से इसका विरोध कर रही होती है, जबरदस्त तरीके से ऑपोजिशन इसके खिलाफ खड़ी है। ऑपोजिशन जितने भी इंडियन मेंबर्स हैं वो सब इसके खिलाफ कर रहे हैं। ये जो एक्ट है, ये जो एक्ट है रॉलेट एक्ट, ये पावर देता है गवर्नमेंट को कि किसी भी प्रोटेस्टर पे आप जो है वो जबरदस्त तरीके से क्या कर सकते हैं, लाठी डंडे बरसा सकते हैं उनके प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए। कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती दिखाई दे तो उसको किसी भी तरीके से आप क्या करो, उस पॉलिटिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करो, चाहे आप कुछ भी करो, लाठी चार्ज कराओ, है ना, चाहे आप उनको ये कहो कि हम आंसू गैस के गोले फेंक के मारेंगे, इट्स अप टू यू। ठीक है, आप उसको कंट्रोल करो और जो भी लोग मिले उनको डाल दो जेल में, कोई ट्रायल नहीं, कोई उनकी सुनवाई नहीं, कोई उनपे कुछ नहीं, सारी चीजें जो है वो ब्रिटेन ने अपने किसमें कर ली, फेवर में कर ली। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को डिटेन कर लो, रोको, पकड़ो, उनको जेल में डाल दो 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ठीक है, ट्रायल का मतलब होता है कि आप पे केस चल रहा है तो आपकी सुनवाई होनी चाहिए, आपका मुकदमा जो है जज के पास जाना चाहिए, वहां पे ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, रॉलेट एक्ट ने ये पावर दे दी कि कुछ नहीं होगा ऐसा, सिर्फ पकड़ो इन्हें 2 साल के लिए जेल में डाल दो, किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको उठा सकते हो, पकड़ सकते हो। इस एक्ट को गांधी जी ने टर्म दिया दैट दिस इज ए ब्लैक एक्ट। कैसा है? काला कानून है। और क्या कहा कि नेशन वाइड, पूरे देश में इसके अगेंस्ट हड़ताल से निकालो। ठीक है, 6 अप्रैल को गांधी जी ने ये आह्वान किया, ये अनाउंसमेंट किया दैट वी आर गोइंग टू स्टेज अ सत्याग्रह, और उस सत्याग्रह का नाम था रॉलेट सत्याग्रह, कि हम रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट एक सत्याग्रह स्टार्ट करने वाले हैं 6 अप्रैल को। क्या करने वाले हैं? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट एक सत्याग्रह शुरू करने वाले हैं, और उस रॉलेट सत्याग्रह को 6 अप्रैल से स्टार्ट करने की गांधी जी ने घोषणा कर दी, अनाउंसमेंट कर दिया। उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने हड़ताल के लिए कहा कि आप स्ट्राइक करिए, सारी चीजें करिए और एक नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करिए। बट जो चीजें होती है, रैलीज हो रही है, सारी चीजें हो रही है, बट प्रोटेस्टर्स जो होते हैं वो वायलेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, कहीं कहीं क्या हो जाते हैं, प्रोटेस्टर्स वायलेंट हो जाते हैं, और गांधी जी ये नहीं चाहते, ठीक है ना, कि प्रोटेस्टर्स जो है वो वायलेंट हो। ठीक है, बहुत सारे लोकल लीडर्स को अमृतसर में रोक लिया जाता है, उनको मतलब उनको उठा लिया जाता है। ठीक है, और महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जाता है ताकि वो माहौल ना बिगड़ सके। इसके बाद क्या होता है कि 10 अप्रैल को पुलिस जो है वो क्या करती है, अमृतसर में बहुत सारे पीसफुल प्रोसेशंस पे फायरिंग करवा देती है ना। एक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से क्या हो रहा है, प्रोसेशन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, जुलूस निकल रहे हैं,
अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बिल्कुल एक शांति की तरीके से, बट उस पर क्या हो जाता है, फायरिंग करवा देती है, ठीक है, क्या करती है, फायर्ड अपॉन, अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशन, और लगा देते हैं एक तरीके का नया लॉ, मार्शल लॉ, जहां पे उनको ये पावर मिल जाती है कि अगर कोई भी 3 या उससे ज्यादा लोग कहीं भी इकट्ठा मिल गए तो उनको डायरेक्ट शूट एट साइड कर दो, क्या कर दो, शूट एट साइड, कि फौरन जहां भी खड़े दिखे 3 से ज्यादा लोग, उसको ये समझो कि ये लोग जो है वो ब्रिटेन शासन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ करने वाले हैं, उनको फौरन के फौरन गोली मार देने के आदेश दे दिए गए, और कमान दे दी गई जनरल डायर को, किसको, जनरल रेजिनाल्ड डायर को, जनरल रेजिनाल्ड डायर। अब लोग इससे अनजान, ठीक है ना, ऑब्वियसली सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीजें नहीं थी, है ना, अपने लोकप्रिय नेता, अपने महबूब नेताओं के पीछे लोग चला करते थे वहां पर, उनको नहीं पता था क्या चीज होने वाली है, ऐसे ही 2 नेता उनके अरेस्ट कर लिए गए रातों रात, ठीक है, उनके जो नेता थे जिनको अरेस्ट किया गया उनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, इन नेताओं को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे शहर में मार्शल लॉ लग चुका है, लोग अपने नेता के अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए आए। इसके साथ साथ आपको पता है जो पंजाबी सिख हैं वो बैसाखी का फेस्टिवल मनाते हैं, बहुत सारे लोग, बैसाखी का मेला लगा हुआ था उसके लिए आए, ठीक है, बैसाखी का मेला लगा हुआ था उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए, और सब लोग क्या थे, सब लोग जो है वो एक जगह इकट्ठा थे जिसका नाम है जलियनवाला बाग, ठीक है ना, जलियनवाला बाग जिसका नाम है, जलियनवाला बाग में क्या था, एक सिंगल एंट्रेंस था, सिर्फ एक गेट था आने के लिए, ठीक है, और उसके बीच में एक कुआं था, वेल था, दैट मीन्स कोई और जगह नहीं थी लोगों के पास जहां वो भाग सकते थे या जा सकते थे। जनरल डायर को जब ये पता चलता है कि इनके अरेस्ट के इनके अरेस्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्टर्स जो है इकट्ठा हुए हुए, ठीक है, वो जाता है जलियनवाला बाग के एंट्रेंस पे अपनी तोपें बंदूकें लिए हुए लोगों को लगा देता है, उस गेट को बंद कर देता है, बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं, जनरल डायर ऑर्डर देता है दैट यू हैव टू फायर ऑन देम, डायरेक्टली ओपन फायर कर दिया जाता है, लोगों के पास कुछ नहीं है, लोग अपनी अपनी चीजें जो है वो बैसाखी में खरीदने आए थे, देखने आए थे मेले को, उन्हें नहीं पता कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, उन्हें नहीं पता कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि 3 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वो लोग इन सब से अनजान जनरल डायर की गोलियों का सामना करते हैं, और उनसे बचने के लिए बहुत से लोग जो है वो कुएं में कूद जाते हैं। जाहिर सी बात है, ना ही आप गोलियों से बच सकते हो, ना ही आप कुएं में कूदने से आपकी जान बच सकती है, दोनों ही केसेस में इंडिया वालों को क्या हुआ, अपनी जान गंवानी पड़ी, भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं, जो ब्रिटिश के एस्टिमेट्स हैं, कि 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा गए और 800 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस टाइम का एस्टिमेशन है कि 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई और 1500 से ज्यादा लोग क्या हुए वहां पे, 1500 से ज्यादा लोगों का क्या हुआ, इंजर्ड हुए, ठीक है। जनरल डायर ने इसका जस्टिफिकेशन दिया, उसने कहा कि भाई मैं तो ये चाहता था कि मैं एक इस तरीके की सजा दूं कि सत्याग्रह वाली जो है वो क्या है, एकदम खौफ में आ जाए, ठीक है ना, इसको कुछ सजा भी नहीं हुई लेटर ऑन, ठीक है। नाउ होता क्या है, सारी चीजें होने के बाद जलियनवाला बाग की जब खबर फैलती है, ठीक है, तो जगह जगह स्ट्राइक्स होती, लड़ाइयां होने लगती, क्लैशेस होने लगते हैं, पुलिस से अटैक्स होने लगता है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, फिर इसके साथ साथ गवर्नमेंट और भी रिप्रेसिव पॉलिसीज लाती है, और भी ऐसी पॉलिसीज लाती है जिससे लोगों को वो कंट्रोल कर सके, ताकि ये इतना बड़ा एक इंसिडेंट हो गया है, इसके अगेंस्ट तो बहुत ज्यादा लोग क्या करेंगे,
प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने और ब्रूटल रिप्रेशन दिखाया और जबरदस्त तरीके से क्या करा, और जबरदस्त तरीके से लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करी। ठीक है, अपनी नाक रगड़ने पे सत्याग्रही को अपनी नाक रगड़ने पे, ग्राउंड पे अपनी नाक रगड़ने पे मजबूर कर दिया, उन पे घुटनों के बल चलने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने इसलिए करी ताकि कोई इंडियन आगे ये किसी भी तरीके की हिम्मत ना कर सके, किसी भी तरीके का ये सारी चीजें करने के बाद गांधी जी क्या करते हैं, ऐसी हिंसा को देखने के बाद गांधी जी जो है वो क्या कर देते हैं, रॉलेट सत्याग्रह को सस्पेंड कर देते हैं और अपना जो टाइटल है वो क्या कर देते हैं, वो भी छोड़ देते हैं। ठीक है ना, गांधी जी क्या करते हैं, इनको एक टाइटल मिला हुआ होता है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, केसरे हिंद का टाइटल होता है गांधी जी के पास, ही वॉज हैविंग अ टाइटल केसरे हिंद, इसको रिनाउंस कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है, वो भी अपना नाइटहुड छोड़ देते हैं। वो भी अपना नाइटहुड क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ही लेफ्ट, ही आल्सो डिनाउंस्ड हिज टाइटल, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर भी अपना टाइटल छोड़ देते हैं। ठीक है, लेटर ऑन क्या होता है, देखो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैं इसका आंसर यहाँ नहीं बताऊंगा, यू हैव टू गिव द आंसर इन योर कमेंट सेक्शन। यूट्यूब पे आप जाए, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, होता क्या है, गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो अपॉर्चुनिटी मिलती है उन्हें खिलाफत के इशू में। ठीक है, कि खिलाफत का जो इशू चल रहा है मुसलमानों का, उसको मैं एक अपॉर्चुनिटी बनाता हूँ और अपना प्रोग्राम शुरू करता हूँ नॉन कॉपरेशन का। ठीक है ना, महात्मा गांधी जो है वो एक बड़ा सा आंदोलन करना चाहते हैं, किसके खिलाफ, जो जलियनवाला इंसिडेंट हुआ है उसके खिलाफ। ठीक है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी ये होती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो टर्की है, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, I am going to write this thing, in first world war टर्की जो है वो बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करता है, बहुत बेइज्जती फेस करता है बाय ब्रिटेन, फेसेस ह्यूमिलिएशन बाय ब्रिटेन। तो हमारे ऊपर भी ब्रिटेन की सरकार है और टर्की पे जो रूल करते हैं वो स्पिरिचुअल लीडर करते हैं, इस्लामिक स्पिरिचुअल लीडर। कौन, खलीफा का वहां पे रूल है, खलीफा का वो स्टेट है टर्की। तो लोग मुसलमान जो है वो, इंडिया के मुसलमान भी इसके अगेंस्ट आवाज उठाना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से हमारे इतने बड़े रिलीजियस लीडर को, रिलीजियस गुरु को किसी तरीके से आप बेइज्जत कर सकते हो। ठीक है, गांधी जी को ये लगता है कि ये मुसलमानों का इशू भी ब्रिटेन के अगेंस्ट है और हमारी लड़ाई तो है ही है ब्रिटेन के अगेंस्ट, तो क्यों ना हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलके यहाँ पे लड़ाई जो है वो लड़े ब्रिटेन के अगेंस्ट। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हिंदू मुस्लिम को मैं क्या कर सकता हूँ, करीब ला सकता हूँ, हिंदू मुस्लिम की जो दीवार है, ठीक है, उसको मैं कम कर सकता हूँ, उनको यूनाइट कर सकता हूँ। तो उसमें उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो स्टार्ट कर देते हैं खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके बारे में हम लोग और अपना जो है वो सेकंड लेक्चर में कवर अप करेंगे, क्योंकि इस इशू के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा कि खिलाफत का इशू बेसिकली इतना ज्यादा प्रोमिनेंट इंडिया में क्यों हुआ और गांधी जी ने कैसे अपने नॉन कॉपरेशन को इसके साथ मिला के आगे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी प्रमोट किया, एज वेल एज जो भी सेक्शन से सोसाइटी को सबको इन्वॉल्व करके ब्रिटेन को एक जबरदस्त तरीके से टक्कर दी। सो फॉर all the courses, for all the other subjects, you can tune into ZA Academy YouTube channel and you are going to find all these videos, ठीक है, free of cost। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब जो है वो कवर अप किए जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और बीच बीच में जब आप YouTube देखें तो जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू वेरी मच।